नमस्ते एवरीबॉडी। मेरा नाम कुणाल जैन है और संघ के 100 वर्ष पूरे हो रखे हैं। हिंदुस्तान की संरचना को चेंज करने में संघ का बहुत बड़ा हाथ है और मेरा पूरा जीवन बचपन से लेकर आज तक शायद ही कोई पल ऐसा होगा कि जब किसी न किसी तरह से आरएसएस या संघ की चर्चा के बिना पूरा दिन में कोई पल गया होगा। मेरे फादर इमरजेंसी में 19 महीने जेल में थे। उसके बाद उनका नाम कौशल किशोर जैन, पीछे आप देख रहे होंगे। मैंने एक किताब लिखी है कौशल जी, जो अमेजॉन पे 19 साल तक प्रचारक रहे। उसके बाद में भी बहुत लेट शादी करी थी। मेरी मदर और मेरे फादर दोनों की उम्र में 15 साल का अंतर था। मेरे फादर को मिलने जाते थे, मुझे ध्यान है 2 साल का मैं था। मेरी मदर मुझे बताती हैं कि उनको बहुत दूर से मिलने दिया जाता था, सिर्फ देखने दिया जाता। 19 महीने तक जो है वो जेल में थे। उसके बाद में वो एमएलए बने। मुझे ध्यान है हमारे पिताजी एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी जावा उनके पास में। उस जावा मोटरसाइकिल पर वो बैठ के गाँवों में घूमते थे और मारवाड़ क्षेत्र, भीलवाड़ा, इन गाँवों में वो बहुत घूमते थे और वहाँ पे वो प्रचार करते थे, पार्टी का प्रचार करते थे। उस समय जनसंघ हुआ करता था। बहुत कम लोगों को ध्यान है कि जनसंघ क्या होता था। जनसंघ बीजेपी से पहले की पार्टी है और उसके बाद जनसंघ बीजेपी में कन्वर्ट हुआ, बीजेपी बना। तो 3 साल पिताजी एमएलए रहे। उसके बाद में संघ ने उनको कोई और जिम्मेवारी सौंप दी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उनके साथ के जो लोग थे, ज्यादातर लोग वो आज बहुत बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं। ज्यादातर राज्यसभा के सांसद हैं या राज्यपाल हैं। केवल पिताजी एक ऐसे थे, या हो सकता है उनके जैसे और भी बहुत लोग हों, जिनको संघ ने कहा कि अब आप ये नहीं कुछ और काम करेंगे। और बस इतना कहना था कि वो भीलवाड़ा छोड़ के जयपुर आ गए, छोटी मोटी नौकरियां ढूंढी। मुझे ध्यान है हमारे घर में हमेशा पैसे की कमी रहती थी, लेकिन संघ वाले इतने आते थे, संघ से कोई न कोई आते थे। एक सज्जन थे, उनका नाम था हस्तिमल जी, और पूरी जिंदगी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, दामन नहीं छोड़ा। उनकी मृत्यु हुई अभी 4-5 साल पहले, और हमेशा हमारे घर आते थे। ऐसा लगता था मुझे कि पिताजी के वो ब्रदर हैं। कोई भी काम हो पिताजी उनसे डिस्कस करते थे, वो डिस्कस करते थे। शादी के बाद जनरली जो प्रचारक होते हैं वो गृहस्थ हो जाते हैं और कुछ न कुछ पर्सनल अपने कामों में जुट जाते हैं। हमारे पिताजी गृहस्थ तो हो गए, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी संघ का काम नहीं छोड़ा। और जैसे जैसे संघ से आदेश, वो कहते थे कि संघ से आदेश आते हैं, मुझे समझ में नहीं आते आदेश कहाँ से आते थे, लेकिन संघ से आदेश आते थे, वो उस प्रोजेक्ट को करते थे। ऐसे ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जयपुर में 1981 में बाढ़ आई। तो एक गलता, एक स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस है यहाँ पहाड़ों के बीच में, बहुत बड़ी प्लेस है। पूरा ढह गया था, बह गया था। और उस, मुझे ध्यान है मैं बहुत छोटा था, उनके साथ जाता था। पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता था, 15 किलोमीटर ऊपर, 15 किलोमीटर नीचे। कैसे उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर पूरे समाज को इकट्ठा किया और पूरे समाज ने तन मन धन सभी तरह का सहयोग देकर, किसी तरह जो 7 कुंड थे वहां के, उनका कमिटमेंट था कि उसमें से मिट्टी निकालनी है। और वहां जो ऊपर धार आती थी वो गंगा की धार थी, उसको बोलते थे कि ये गंगा की धारा है। और वो 7 कुंड साफ किए। उस समय कोई इक्विपमेंट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, हाथ से और फावड़ों से या जिससे भी। एक बहुत बड़ा काम, कई साल चला वो काम। बहुत सारी उसकी पिक्चरें आपको उस किताब में मिल जाएंगी, कौशल जी जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें है। इसी तरह उसके बाद में फिर उन्होंने संघ के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, केशव विद्यापीठ, जो भी वो भी जयपुर में ही है, वो भी संघ के साथ में, संघ के जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, मुझे ध्यान है अटल जी आए थे उस समय केशव विद्यापीठ। आजकल तो बहुत संघ के कार्यक्रम वहाँ केशव विद्यापीठ में होते रहते हैं। मतलब आप विजन देखिए, 300 एकड़ जमीन को एक्वायर करना, पास में कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं,
कैसे समाज के सहयोग से, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा कि समाज सहयोग करेगा, और वही हुआ। करोड़ों रुपया समाज के सहयोग से आया। कैसे आया? वो स्कूटर पे बैठ के जाते थे, लोगों से रोज पैसे मांगते थे, मुझे ध्यान है। कई बार पैसे नहीं होते थे तो जो देनदार होते थे, जो वेंडर्स होते थे, जिनको पैसे देने होते थे, वो घर आ जाते थे। कॉन्ट्रैक्टर धमकाते थे पिताजी को, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। काम तो हो जाता था। तो ऐसे मतलब जब तक पिताजी रहे उनकी इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं थी। 5 से 10,000 रुपए के बीच में महीने की इनकम होती थी। हम लोगों का घर का खर्चा कैसे चलता था मुझे आज भी समझ में नहीं आता। माताजी ने घर में डेयरी चलाती थी माताजी, उससे जो इनकम होती थी वो एक छोटी सी पर्सनल इनकम होती थी, जिससे हम लोगों का काम चला पूरी जिंदगी। और ऐसे करीबन करीबन पूरे 50 साल का सफर हमारे पिताजी का रहा। जाते जाते भी उनके पास में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें जो लोग मीसा में बंदी रहे राजस्थान में, उन्होंने उनके लिए एक पिटीशन लगाई सरकार में कि इनको सबको पेंशन मिलनी चाहिए। और जब पिताजी का देहांत हुआ उससे 3 महीने पहले ये आदेश आया, सरकारी आदेश आया, और सबको पेंशन मिलनी शुरू हुई। ऐसे कई प्रोजेक्ट, पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ समाज के लिए ही सोचना, उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। हमको लगता है कि कैसे कोई जीवन इतना समाज के लिए डेडिकेटेड, लॉयल, और कितना मोटिवेशन सिर्फ समाज के लिए हो सकता है। तो इस चीज को मैंने पूरी जिंदगी अपने देखा है। और मुझे ध्यान है जब उनकी डेथ हुई उससे एक दिन पहले मेरी फोन पे बात हुई, और उनके आखिरी शब्द मेरे लिए ये थे कि तुम भारत वापस आ जाना, आओगे क्या? अब मुझे समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब देखिए ऐसा कैसा खेल है। मैं 22 साल अमेरिका रहा, और अब सब कुछ घूम घाम के मेरी 2023 में मोदी जी से मुलाकात हुई, और मेरे दिमाग में ये बैठा कि अब आगे आने वाली जो टाइम है वो भारत माता के लिए ही, जो मैं कर सकूं मुझे करना चाहिए। इसीलिए मैं वापस भारत आया, और हमेशा ये चीज़ संघ प्रेरित करता रहेगा, पिताजी हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। तो यही स्टोरी मुझे आरएसएस के 100 वर्ष की उस पर सुनानी थी। आशा है आप लोग इससे कनेक्ट करेंगे। कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो यहाँ कमेंट्स में डालिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। पूरी स्टोरी पिताजी की पढ़नी है तो कौशल जी, ये किताब है, अमेजॉन पे उपलब्ध है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। शायद हिंदुस्तान में तो फ्री है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं किंडल पे और रीड कर सकते हैं। बट आरएसएस के 100 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। मैंने तो अपने जीवन में ऐसी कोई और ऑर्गेनाइजेशन देखी नहीं जिसका मोटिवेशन लेवल इतना हाई हो कि कभी कोई डिप्रेशन का काम नहीं। पूरे जीवन में हमेशा उत्साह ही बना रहता है, और उत्साह ही बना रहता था पिताजी का कुछ न कुछ समाज के लिए करने का। धन्यवाद।